एमपीपीएससी के हाल के रिजल्ट आए, कैसे किस प्रकार के बच्चे निकले, कैसी तैयारी उनको थी? देखिए, गांव कस्बों से ज़्यादातर वो बच्चे पीएससी की तैयारी करने निकल रहे हैं जिनका स्कूल कॉलेज में पढ़ाई में बहुत अच्छा स्कोर नहीं था। अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम में अंतर कहाँ? पढ़ाई के दौरान, नोट्स के दौरान, परीक्षा के दौरान, इंटरव्यू के दौरान अंतर कहाँ? हिंदी मीडियम का ज़्यादातर बच्चा भेड़ चाल चल रहा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ता है। जो कोचिंग में जो पॉपुलर चीज़ें हैं, जो टेलीग्राम पे पॉपुलर है, जो यूट्यूब पे पॉपुलर है, केवल वही पढ़ रहा है। तो वो वही खड़ा है जहाँ पे 1 लाख बच्चे खड़े हैं। इंग्लिश मीडियम के साथ अच्छी चीज़ ये हुई कि कोई कोचिंग नहीं है। इंग्लिश मीडियम के लिए आज भी मध्य प्रदेश में कोई कोचिंग नहीं है। बहुत ज़्यादा मटेरियल यूट्यूब पे कोई लेक्चर नहीं मिलता है, टेलीग्राम पे कुछ लेक्चर नहीं मिलता है, तो ये बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी खुद करते हैं। जिन बच्चों ने तैयारी करी या एग्जाम दे, उनके मनोभाव क्या थे? डिप्टी कलेक्टर बनने का ख्वाब लेकर के उस लायक है। 4 साल लायक है, 4 साल मेहनत कर रहा था। उसकी देरी नहीं है, देरी आयोग की थी। वो बच्चा पटवारी में संतोष करके बैठ गया था, तो सपने बहुत टूटे। चाहे नीट के रिजल्ट आए, आप एमपीपीएससी के, बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं जो बच्चों पे जो लंबी तैयारी में जो घर को प्रेशर है, परिवार के प्रेशर है या खुद के प्रेशर है, इसको तो झेलना कठिन है। जिस दिन आप तैयारी शुरू करें, घर वालों को पहला सच ये बताइए कि मेरे फेल होने की संभावना 999% है। जैसे आपने कहा कि 1000 में से एक बच्चे का सिलेक्शन है, बाकी 90 बच्चे क्या करते हैं? भैया और राम राम, नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। अब एक नव सिलसिला शुरू कर रहे हैं बुंदेली बौछार पे, बुंदेली पॉडकास्ट। जी हाँ, देश दुनिया में पॉडकास्ट छाव है तो बुंदेली में काय पीछे रहे। सो यही खिलाने समाज के अलग अलग वर्गों के जो ऐसे लोग जिनको लोग सुन वो चाहते हो, जिनसे जानकारी हासिल कर वो चाहते हो, जिनके जीवन के बारे में जानकारी चाहते हो या जिनके काम के बारे में लोग जान वो चाहते हो, इन सब लोगों को लगातार बुंदेली बौछार पे आप सामान्य इंटरव्यू के माध्यम से तो सुनते ही आप पॉडकास्ट। अब भैया जैसी दुनिया चल रही तो अपन को भी चल रहे। तो हमारे संगे आज लक्ष्मी शरण मिश्रा सर हैं, सिविल सर्विसेज क्लब के संचालक भोपाल में। और उस दौर में जब कोचिंग्स में जो है मोड़ी मोड़ा मिल नहीं रहे, ढूंढे ढूंढे पकड़े नहीं मिल रहे, उस दौर में सर के ना भीड़ लगत, और भीड़ इसे लगत काहे के एमपीपीएससी यूपीएससी की बढ़िया कोचिंग, उनके अपने कुछ फॉर्मेट भी हैं। और अभी हाल में एमपीपीएससी के लगातार रिजल्ट आए, बुंदेलखंड के भी बहुत सारे बच्चों ने उनमें सफलता अर्जित करी। सो ऐसे मौके पे लक्ष्मी सर आपको स्वागत है। थैंक यू सर, एमपीपीएससी के हाल के रिजल्ट आए लगातार, अब तो लगातार आ ही रहे, बहुत दिन के बाद एकदम बांध खोला है। तो कैसे, किस प्रकार के रिजल्ट से क्या आपको जो समझ में आ रहा है कि कैसे किस प्रकार के बच्चे निकले, कैसी तैयारी उनको थी? देखिए, एमपीपीएससी में जैसा आपने कहा कि बहुत लंबे समय तक सूखा था, और सूखे में बहुत सारे लोग तो गांव छोड़ के भाग गए, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो वहाँ थे, मौजूद थे, लगातार पढ़ाई कर रहे थे, और प्रतिफल भी उन्हीं को मिला, मतलब सिलेक्शन भी उन्हीं को मिले। तो जो पहली बड़ी चीज़ आपको दिखाई देगी वो ये है कि जो अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया, 2021 का रिजल्ट आया, उसमें ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो 3-4 साल से लगातार लगे हुए थे। 2-3 और ऐसी चीज़ें हैं जो पहले कभी पीएससी में नहीं देखी गई, जो इस बार देखी गई। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एमपीपीएससी की तैयारी के लोग ज़्यादातर, अगर उन्हें तैयारी करना है तो वो इंदौर की तरफ जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि इंदौर की तुलना में भोपाल से सिलेक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, जो एमपीपीएससी का सेंटर बहुत हद तक नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी कोचिंग्स मौजूद नहीं है। तो इससे ये समझ में आया कि एमपीपीएससी में कोचिंग्स का रोल जो है वो बहुत कम हो गया है। और ये अजीब सी चीज़ है, मतलब कि इस बार के सिलेक्शन ये दिखाते हैं कि कोचिंग का बहुत बड़ा रोल नहीं था जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनके उसमें। बहुत बड़ी संख्या में ये बच्चे ऐसे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, जो कहीं ना कहीं अगर उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए तो वो अपने स्कूल कॉलेज के टॉपर्स हैं। जबकि आप देखिए, गांव कस्बों से ज़्यादातर वो बच्चे पीएससी की तैयारी करने निकल रहे हैं जिनका स्कूल कॉलेज में पढ़ाई में बहुत अच्छा स्कोर नहीं था। एक और चीज़ है, इन बच्चों में एक और कॉमन चीज़ मुझे दिखी कि इनमें से ज़्यादातर वो हैं जिनकी पढ़ाई बहुत टॉप के कॉलेजेस से, बहुत चोटी के कॉलेजेस से हुई है, चाहे वो एनआईटी हो, एनएलआई हो, या भोपाल के, इंदौर के, ग्वालियर के, जबलपुर के टॉप कॉलेजेस से जो बच्चे पढ़े हैं। तो 3-4 बड़े नए तरह के डायनामिक्स दिख रहे हैं। ये बात सही है कि ज़्यादातर वो लोग सेलेक्ट हुए हैं जो उस दौर में तैयारी कर रहे थे जब बाकी लोग निराश होकर बैठ गए। फिर जैसा मैंने कहा कि बड़ी संख्या में वो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो बेसिकली टॉपर्स थे अपने स्कूल कॉलेज के। तो इसे अगर ये मान लिया जाए कि जो पहले टॉपर था वही एमपीपीएससी में सेलेक्ट हो रहा है। ये बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़े बच्चे हैं, डमी कॉलेज वाले बच्चे नहीं हैं। जैसा मैंने कहा, इंदौर से ज़्यादा सिलेक्शन दूसरे शहरों से हुए हैं। ये शो करता है कि कोचिंग्स या उसके आसपास के माहौल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एक और ऐसी 1-2 चीज़ें हैं जो हो सकता है कि सुनने वालों को थोड़ा सा निराशावादी लगें, पर
पहली बार एमपीपीएससी में इंग्लिश मीडियम के सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हुए हैं। और हाँ, आप चूँकि हम बुंदेली बौछार पे बात कर रहे हैं, तो एक अच्छी चीज़ ये कह सकते हैं कि इस बार टॉप 10 में करीब 8 बुंदेली हैं। तो बुंदेलखंड का हिस्सा बहुत बड़ा है। बुंदेलखंड का हिस्सा बहुत बड़ा है, लेकिन जब अगर जो बात आप कर रहे हैं कि बड़े कॉलेजेस के या जो स्कूल कॉलेज के अपने शुरुआती टॉपर हैं, जो बुंदेलखंड के बच्चे हैं, जो आपने इंग्लिश मीडियम की बात कही, उनका बैकग्राउंड भी यही है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, बुंदेलखंड का मतलब ये है कि बुंदेलखंड बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस बहुत बड़े क्षेत्र में ऐसे बच्चे जो गाँव में या तो उनकी स्कूलिंग गाँव में हुई और गाँव के भी वो मेधावी थे, क्योंकि ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत अच्छे स्कूल होते हैं। और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने भोपाल के या इंदौर के बड़े कॉलेजेस में पढ़ाई की। ये उनमें एक कॉमन फैक्टर है। तो वो निकले हैं गाँव से, लेकिन उन्होंने नंबर 1 बड़े संस्थानों में पढ़ाई की और मानना पड़ेगा कि उनमें से आधे से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के बच्चे। आधे से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम, लेकिन जो आप कह रहे हैं, अब एक तो बात है कि आज ये तो रिजल्ट है, इसमें अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम में अंतर कहाँ, पढ़ाई के दौरान, नोट्स के दौरान, परीक्षा के दौरान, इंटरव्यू के दौरान अंतर कहाँ बन पा रहा है? देखिए, ये हालांकि एमपीपीएससी में ये ट्रेंड पिछले 2-3 साल से साइलेंटली दिख रहा था। साइलेंटली ये चीज़ दिख रही थी 2018 से कि इंग्लिश मीडियम की अगर हम फॉर्म भरने वालों की संख्या के हिसाब से कंपेयर करें तो हिंदी मीडियम की तुलना में इंग्लिश मीडियम कभी भी 10-15% से ज़्यादा नहीं था, पर सिलेक्शन में लगभग 50% तक पहुँच गए। तो इसके अगर थोड़े से हम कारणों को पिछले 4-5 साल में जाकर के देखें तो उनमें जो पहली बड़ी चीज़ दिख रही है, हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होता है, अपने स्तर पे चीज़ें खोजना, पढ़ना ये सब नहीं जानता है। आप बता दो कि कहाँ एडमिशन लेना है, वहाँ कोचिंग में जाकर के आँख बंद करके एडमिशन ले लेते हैं। कोचिंग ने जो कहा हम उसे भगवान मान के पढ़ते रहते हैं, पर दिक्कत ये है कि कोचिंग जो पढ़ा रही है वो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है कि आपने जितना सिलेबस था वो पढ़ लिया तो आप टॉप कर जाओगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पर वो सेलेक्ट होगा जिसके पास कुछ अलग है। तो हिंदी मीडियम का ज़्यादातर बच्चा भेड़ चाल चल रहा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ता है। जो कोचिंग में जो पॉपुलर चीज़ें हैं, जो टेलीग्राम पे पॉपुलर है, जो यूट्यूब पे पॉपुलर है, केवल वही पढ़ रहा है। तो वो वही खड़ा है जहाँ पे 1 लाख बच्चे खड़े हैं। इंग्लिश मीडियम के साथ अच्छी चीज़ ये हुई कि कोई कोचिंग नहीं है। इंग्लिश मीडियम के लिए आज भी मध्य प्रदेश में कोई कोचिंग नहीं है। बहुत ज़्यादा मटेरियल यूट्यूब पे कोई लेक्चर नहीं मिलता है, टेलीग्राम पे कुछ लेक्चर नहीं मिलता है, तो ये बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी खुद करते हैं। जब खुद करते हैं तो अपने बगल में बैठे बच्चे से भी कुछ अलग पढ़ते हैं। और एमपीपीएससी का सबसे बड़ा नियम ये है कि सफल वो होता है जो दूसरे से कुछ अलग करता है, क्योंकि जो दूसरे बच्चे के पास है वही आपके पास होगा, तो चेक करने वाला आपको एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे दे देगा। इंग्लिश मीडियम की जो शुरुआत है वो तैयारी के मतलब इनके ज़्यादा सिलेक्शन का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये कोचिंग के पैटर्न पे तैयारी नहीं करते, ये खुद तैयारी करते हैं। नंबर 2, नो डाउट जो इंग्लिश मीडियम में बच्चा को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा है तो उसे मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, रिसर्च करना उसे आता है, उसके स्किल सेट अच्छे होते हैं, चीज़ों को समझना, उसको एनालाइज करना, उसे अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना, ये सब चीज़ें उसे हिंदी मीडियम से ज़्यादा आती हैं। तो नंबर 1, उसके पास कोई कोचिंग नहीं है, इस कारण से वो अपनी मेहनत खुद करता है, इसलिए वो दूसरे से अलग हो जाता है। नंबर 2, वो बचपन से ही बहुत अच्छा स्टूडेंट है क्योंकि उसे अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल मिले हैं। नंबर 3, जो मैं कहूँगा कि कहीं न कहीं इंग्लिश मीडियम को एक बड़ी बढ़त जो होती है वो मिलती है अवेयरनेस के साथ। हिंदी मीडियम का बच्चा केवल उतना पढ़ रहा है जितना सिलेबस में डिफाइंड है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे के साथ इन जनरल मैंने ये चीज़ देखी है कि इंग्लिश मीडियम अच्छा एक और फैक्टर है जो शायद हमने शुरुआत में डिस्कस नहीं किया। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे सफल हो रहे हैं उनमें से 80% वो बच्चा है जो पहले आईएएस की तैयारी कर चुका है। तो जब वो आईएएस की तैयारी कर चुका है तो वो वही विषय 3 गुना ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुका है। वो जिन अखबारों को फॉलो कर रहा है, वो जिस तरह के क्या कहूँ टीवी चैनल्स को फॉलो कर रहा है, जिस तरह की वेबसाइट्स को फॉलो कर रहा है, एनपीपीएससी का हिंदी मीडियम वाला बच्चा वहाँ तक कभी जा ही नहीं पाता। तो एक लाइन में कहूँ तो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा अपना रास्ता खुद बना रहा है, इसलिए वो दूसरे से अलग दिख रहा है। हिंदी मीडियम वाला बच्चा वही कर रहा है जो कोचिंग के मास्टर बता रहे हैं, जो कोचिंग के नोट्स में लिखा है, उससे आगे वो कुछ नहीं कर रहा। तो ये तो बात हो गई कि हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम अंतर। अब लेकिन मान लो है ही हिंदी मीडियम जी, पढ़े ही नहीं अंग्रेजी, तो अब क्या करें? देखिए, मैं ये कहूँ कि मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है। मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इनकी पूरी कोशिश है कि हिंदी मीडियम का ज़्यादा सिलेक्शन हो। मैं आपको बताऊँ कोई बहुत रिसेंट इंसिडेंट्स बताऊँ, बहुत सारे बच्चे जो मेरे इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पे अगर उन्हें गलती से इंग्लिश में बच्चों ने कुछ बोला तो बोर्ड कह देता है कि आपको मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य में सेवा करना है, आपको हिंदी आनी चाहिए।
मतलब लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश सरकार पूरी कोशिश करती है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे को वो महत्व दें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे को ज़्यादा मार्क्स दें। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इंग्लिश मीडियम वाला आपसे अच्छा है और आपको ज़्यादा मार्क्स दे दें क्योंकि आपका हिंदी मीडियम है। तो जैसा आपने कहा, मीडियम इस उम्र में जाके नहीं बदला जा सकता। अभी हालाँकि ये ट्रेंड है, आपको आश्चर्य बताऊँ, पिछले 2 दिन से इंदौर और भोपाल में सबसे ज़्यादा ये डिस्कशन हो रहा है कि जिनके लिए संभव है, जिनकी गुंजाइश है, वो इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि घातक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश पीएससी में आपको 6 में से 2 पेपर तो हिंदी में लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ हिंदी का बोलबाला है, हिंदी का महत्व है। हाँ, यहाँ आपकी सिलेक्शन में या आपकी फेलियर में लैंग्वेज मैटर नहीं कर रही है। उस लेवल की मेहनत आप नहीं कर रहे हैं जिस लेवल की मेहनत इंग्लिश वाला कर रहा है। तो मैं एक लाइन में कहूँ, अगर आपको इंग्लिश मीडियम को पछाड़ना है, बीट करना है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे की तरह बनिए, उस जैसे बच्चे बनिए जैसा वो स्कूल में था, जैसी वो मेहनत करता था, जैसा वो चीज़ों को पढ़ता है, सोचता है, समझता है, नोट्स बनाता है, याद करता है, जैसा उसका अनुशासन है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे जैसे बन गए और आपका मीडियम हिंदी है, तो आपको उससे बढ़त मिल जाएगी। मतलब आपके केवल भाषा हिंदी होनी चाहिए, आपकी आदतें इंग्लिश मीडियम के बच्चे जैसी होनी चाहिए। वो बच्चा जो बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़ के आया है, वो आदतें आपको अभी डेवलप करनी पड़ेगी। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि एमपीपीएससी टॉपर्स ही निकालते हैं। अगर आप अब तक टॉपर नहीं थे, एमपीपीएससी अच्छे कॉलेज के बच्चे निकालते हैं। अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, मैंने जैसे कहा, एमपीपीएससी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे निकालते हैं। अगर आपका इंग्लिश मीडियम नहीं रहा, तो आप अभी वो सारी कमियां दूर कर लीजिए। अभी आप वो सारे काम करना शुरू कर दीजिए जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा करता है। अगर आप शॉर्टकट पे नहीं जाओगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे के जैसे आप पढ़ाई लिखाई करने लगोगे, आदतें डेवलप कर लोगे, स्किल्स डेवलप कर लोगे, तो आपके सिलेक्शन की संभावना इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा है। इंग्लिश मीडियम ज़्यादा। अभी हम एक कोई टॉपर का इंटरव्यू देख रहे थे, उसने कहा कि आमतौर पे जो धारणा है आज के दौर में कि मोबाइल नहीं चलाओ, मोबाइल बंद रख के, टीवी बंद रख के पढ़ाई करो। उसने कहा हम तो रेगुलर 7-8 घंटा बस पढ़ते थे और जो है मोबाइल भी चलाते हैं, मोबाइल का अपना सदुपयोग करते हैं। तो आपका भी लगभग जो पढ़ाई का जो स्टाइल है यही है कि फिल्में भी देखो, वेब सीरीज़ भी देखो, घूमो भी, मोबाइल भी चलाओ। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये इतने बड़े एग्ज़ाम में, देश का नंबर 2 का एग्ज़ाम मान लो अगर मध्य प्रदेश के निवासी करें, तो कितनी मायने रखती है? देखिए, हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि ये जो परीक्षा है, ये आपके दिमाग को देनी है और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी है, आपकी सोच समझ का हिस्सा बनाना है, आपको बहुत सारी चीज़ों पर अपना ओपिनियन देना है, आपको बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस निकालने हैं। ये वही दिमाग कर सकता है जो बहुत सुकून में बैठा हो, जो अपने बेस्ट फॉर्म में हो। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जैसे आपको अपने शरीर का ख्याल रखना पड़ता है, वैसे आपको अपने दिमाग का ख्याल रखना पड़ता है। दिमाग के लिए बहुत आवश्यक है एक आराम, दूसरा मनोरंजन। अगर आप 24 घंटे तनाव में रहेंगे, केवल पढ़ाई करेंगे, तो आपको नींद भी नहीं आएगी और अगले दिन आप थका हुआ महसूस करेंगे और आपकी याद करने की क्षमता हर दिन 10% कम होती जाएगी। ऐसे लोग जो सब छोड़-छाड़ करके पढ़ाई करते हैं, वो 10 दिन से ज़्यादा नहीं पढ़ पाते और जो अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं। मैं अगर दिन में, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप दिन में 1 घंटे हँसे नहीं, अगर आप 1 घंटे खुश नहीं हुए, तो आप बाकी के 10 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते। तो आपको ये हिसाब रखना पड़ेगा कि अगर आपको 10 घंटे पढ़ना है, तो आपको 1 घंटे खुश रहना पड़ेगा, हँसना पड़ेगा और वो 1 घंटे आपको तैयारी, अपना पढ़ाई-लिखाई सब कुछ भूलना पड़ेगा। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये आपके दिमाग की परीक्षा है। दिमाग का ख्याल रखने के लिए उसे खुश रखना बहुत ज़रूरी है और उस खुश रहने के लिए नंबर 1 मनोरंजन बहुत आवश्यक है। नंबर 2, आप जिस सेवा में जा रहे हैं, वो सेवा दुनिया को चलाने की सेवा है। वो ऑफिसर्स को ग्राउंड में जाकर के लोगों को संभालना है, तो दुनिया में चल क्या रहा है, किस तरह की रील्स लोग देख रहे हैं, किस तरह का न्यूज़ पैटर्न आ रहा है दुनिया में, किस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, इसको तो अपडेट हमें मोबाइल ही करता है। मैं कहूँगा कि इसे आप अपनी पढ़ाई और अवेयरनेस का हिस्सा माने, इसे आप अपने दिमाग के लिए एक तरीका का एंटरटेनमेंट, एक तरीका रिक्रिएशन माने। अगर आप ये चीज़ें छोड़ देंगे, अगर आपने मोबाइल पूरी तरह से छोड़ दिया, हाँ, ये ज़रूर है कि आप 8 घंटे रील नहीं देख सकते, आप 5 घंटे रील नहीं देखते, नहीं तो वो नशे की तरह होता है। तो आप बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक ले लें। आप दिन भर में 2 बार मोबाइल उठाएँ आधा 1 घंटे के लिए, या दिन में 1 बार 1 घंटे के लिए मोबाइल उठाएँ। आप मनोरंजन ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप 24 घंटे केवल पढ़ाई करेंगे, तो आपका दिमाग 10 दिन में ब्लास्ट कर जाएगा। 10 दिन से ज़्यादा दिमाग तनाव में नहीं रह सकता। तो इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा अनुशासन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि कोई 18-20 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रोज़ एक जैसा पढ़ने की आवश्यकता है।
मतलब से एक पूरा सिस्टम डेवलप। सिस्टम होना चाहिए। अगर सिस्टम नहीं, अनुशासन नहीं, और एक चीज और समझिए, जैसे आपने कहा ये भारत की दूसरी सबसे कठिन परीक्षा है। एक और चीज जो हम भूल जाते हैं, ये आईएएस से भी कठिन है एक मामले में। आईएएस के सिलेबस से लगभग 3 गुना ज्यादा सिलेबस है एमपीपीएससी का, और 1 साल के भीतर ये परीक्षा हो जाती है। अगर आज आपने शुरू किया तो इतने सारे विषय हैं कि अगर आपने रोज 7-8 घंटे से कम पढ़ा तो 1 साल में आप सिलेबस को टच भी नहीं कर पाओगे पूरा। फिर उस सिलेबस को समझ करके, उस पर रिसर्च करके, उसके नोट्स बना करके, उसे याद करके, उसका एक्सप्रेशन बेटर करना आपकी बस की बात ही नहीं। तो इस परीक्षा का, एमपीपीएससी का जो सबसे बड़ा आपका परीक्षण है, वो आपके धैर्य का परीक्षण है, आपकी निरंतरता का परीक्षण है, और इस चीज का परीक्षण है कि आप रोज 7-8 घंटे, ये समझ लीजिए कि जो पीएससी की तैयारी कर रहा है वो किसी एक मुश्किल ऑफिस में काम कर रहा है जिसे रोज 9 से 5 की ड्यूटी करनी है। अगर आप इस तरीके से पीएससी की तैयारी 1 साल कर लें तो ये हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाता है। ये आईएएस से भी ज्यादा कठिन है इस मामले में कि आईएएस से 3 गुना ज्यादा सिलेबस है इसमें। आईएएस से ज़्यादा कठिन परीक्षा है, लेकिन जी तरीके से पिछले 2-3 साल में रिजल्ट इसके रुके रहे, तो जो बच्चे हैं, जो प्रतिभागी हैं, वे की तरीके से रिएक्ट कर रहे थे इतने कुछ समय में। कोचिंग्स पे भी असर आओ इस चीज़ को, लेकिन मतलब उन जिन बच्चों ने तैयारी करी या एग्ज़ाम दिए, उनके मनोभाव क्या थे? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि जब कोई व्यक्ति, कोई भी बच्चा एक 18-20 साल की उम्र में ये फैसला करता है कि उसे इतनी बड़ी पोस्ट चाहिए, बहुत सपने होते हैं उसके, और बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बड़ा सपना देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। वो अपने आप को किसी तरीके से समेटता है, अपने आप को बहुत सारे कारण बताता है कि मैं क्यों ये कर लूँगा। तो वो जो बड़े सपने देखने की हिम्मत, उसके बाद उसमें जुटने की हिम्मत वो करता है, अगर उसमें उसे रिवॉर्ड नहीं मिलते हैं तो धीरे-धीरे वो अंदर ही अंदर उसको घुटन महसूस होने लगती है। और अगर आप 2 साल 3 साल उसको दे चुके हैं और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, आपके घर वाले, आपके अपने, आपका समाज सबसे पहले आप पे डाउट करता है, और जब सब लोग डाउट कर रहे हैं तो उसे खुद पे डाउट होने लगता है। दिक्कत ये होती है कि अगर आपने मेहनत नहीं की तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर अगर आप 3-4 साल दिन रात मेहनत कर रहे थे और उसका एक रिवॉर्ड नहीं मिला तो बच्चा बुरी तरह से निराश होता है। मैं ये कहूँगा कि अगर मध्य प्रदेश में आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा इस समय हताश या निराश कौन है, तो वो पीएससी की तैयारी या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा है। क्योंकि इतने समय से तैयारी कर रहा है, खुद को कैसे मोटिवेट करता होगा। 4-4, 5-5 साल निकल गए हैं, लेकिन परीक्षा जो है वो अब तक रिजल्ट नहीं दे पाई। तो बहुत डिप्रेस हुआ बच्चा, बहुत निराश हुआ। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप थोड़ा फिगर में देखें तो कभी एमपीपीएससी में 2018 के आसपास 4-4.5 लाख लोग आवेदन करते थे। अब इस साल 2 लाख भी नहीं है, मतलब 50% बच्चा ही छोड़ के चला गया। आश्चर्य की बात यह है कि अभी कुछ समय पहले जब पटवारी जैसी परीक्षाएं हुई तो वो बच्चा जो 3 बार 4 बार एमपीपीएससी का इंटरव्यू दे चुका था, उसने पटवारी ज्वाइन कर लिया। आप इस बार के 2021 के रिजल्ट में आप देखेंगे बहुत सारे टॉपर्स, इन्हें पटवारी ज्वाइन कर लिया। जो बच्चा डिप्टी कलेक्टर बनने का ख्वाब लेकर के उस लायक है, 4 साल लायक है, 4 साल मेहनत कर रहा था, उसकी देरी नहीं है, देरी आयोग की थी, वो बच्चा पटवारी में संतोष करके बैठ गया था। तो सपने बहुत टूटे और बच्चे ने, आधे बच्चे तो भाग गए, बहुत सारे बच्चे निराश हो गए। लेकिन यही सबसे बड़ी परीक्षा ये भी थी कि जो 4 साल तक लगातार पढ़ता रहा, उस बच्चे को अब प्रतिफल मिलने लगा है। और मैं ये कह रहा हूँ पिछले 2-3 साल से यही रिजल्ट आ रहे हैं, और अगले 2 साल भी वही बच्चे आपको दिखाई देंगे जो इस डिप्रेसिंग टाइम में, जब परीक्षाएं नहीं हो रही थी, उस टाइम पे भी उन्होंने किसी तरह से खुद को संभाला, अपनी निरंतरता खत्म नहीं की, डटे रहे। जो डटे रहे उनको उसका रिजल्ट मिल रहा है, और उसका रिजल्ट उनको अगले 2-3 एग्जाम में उन्हीं को मिल रहा है। नए बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। नए बच्चे अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से कोटा फैक्ट्री से लेकर तमाम सारी सीरीज हम लोग देखा, तो अभी भी बहुत सारे उसके बाद कोई भी रिजल्ट आए, चाहे नीट के रिजल्ट आए या एमपीपीएससी के, बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं जो बच्चों पे जो लंबी तैयारी में जो घर को प्रेशर है, परिवार के प्रेशर है या खुद के प्रेशर है, इसको तो झेलना कठिन है। देखिए सर, मैं ये कहूँगा, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि एमपीपीएससी, आईएएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी आप अकेले नहीं कर सकते, आपके परिवार को आपके साथ तैयारी करना चाहिए। और मैंने ये देखा है, मतलब मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे भोपाल में साइकोलॉजिस्ट के चक्कर लगाते हैं, हज़ारों की तादाद में। क्यों? क्योंकि उनने जो ख्वाब देखा उसमें परिवार को शामिल नहीं किया, उसकी जो कमियां हैं, उनके जो डर हैं वो परिवार को नहीं बताए, उनसे जो गलतियां हो गई वो परिवार के साथ साझा नहीं की। इस कारण से जब वो अपने परिवार से कट जाते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, तो कोटा फैक्ट्री है जो जैसी हम छोटी परीक्षाओं की बात करते हैं, उसमें तो बच्चा बहुत छोटा होता है, तो
को तो बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे जो पीएससी एमपीपीएससी के बच्चे हैं इनमें थोड़ी फिर भी समझदारी होती है, इसलिए साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं। पर सच्चाई ये है, मैं हमेशा उन बच्चों को कहता हूँ कि ये बड़ी परीक्षा है और इसमें सफलता का रेशो 1% भी नहीं है। 1000 में से एक बच्चे को सेलेक्ट होना है। जिस दिन आप तैयारी शुरू करें, घर वालों को पहला सच ये बताइए कि मेरे फेल होने की संभावना 999% है। मैं फेल हो सकता हूँ, 1% संभावना है कि मैं सफल हो जाऊँ। पहले घर वालों को बताइए अपनी कमियाँ, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पूरी जर्नी में अगर घर वाले साथ में रहेंगे, जब आप सेलेक्ट होते हैं, देखिए बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ढोल नगाड़े के साथ रैलियां चल रही हैं, पूरा समाज आ गया है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, जातिगत समाज उनका सम्मान कर रहे हैं। जब वो स्ट्रगल कर रहा था वो कहाँ होते हैं? खैर वो तो स्वार्थी होते हैं, लेकिन परिवार स्वार्थी नहीं होता है। तो मैं फिर कहूँगा, और ये हर तरह की परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, अकेले तैयारी मत करिए। ना अकेले खुशी मनाइए, ना अकेले दुख मनाइए। अगर आप अपनी हर चीज़ जो आप फील कर रहे हैं उसे घर वालों के साथ शेयर करेंगे, घर वालों के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, और आप कभी इतने बड़े नहीं होते कि आप घर वालों से कोई चीज़ बताएंगे और वो समझेंगे नहीं। अगर आप घर वालों के साथ कनेक्टेड हैं तो आपकी फेलियर पर भी आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि घर वाले उसमें आपका साथ दे देंगे। तो नो डाउट, खासतौर पे ये बड़ी दिक्कत उनके साथ होती है जो बच्चे गांव छोड़ करके, शहर छोड़, कस्बे छोड़ करके बड़े शहरों में आके बैठ जाते हैं और थोड़ा बड़े हो जाते हैं, इसलिए घर वालों से वो रियल नहीं होते हैं। तो एक सोल्यूशन है, जब आप इतनी बड़ी जंग पे लौटे जा रहे हैं, इतनी बड़ी जंग पर, तो घर वालों को बता के जाइए खतरा कितना है, और हर मिनट घर को अपडेट करते रहिए। तो ना आपको डर लगेगा, ना आप डिप्रेस होंगे। जब उन्हें खुशी मनानी ही है तो दुख भी साथ में ही शेयर कर लेंगे। दुख भी साथ में शेयर कर लें। लेकिन एक सवाल हमारे दिमाग में बहुत दिन से है, हम सोच रहे थे आपको ऑन कैमरा पूछें कि जैसे आपने कहा कि 1000 में से एक बच्चे का सिलेक्शन है, या मान लो आपकी कोचिंग में भी 100 लोगों का अपन ने क्लब बनाया, एमपीपीएससी में बहुत अधिकतम माने तो 10-12 सिलेक्शन अधिकतम अगर माने तो, बाकी 90 बच्चे क्या करते हैं? उनको आप कैसे मोटिवेट करते हैं, या अगले साल के लिए तैयारी की, मतलब उनमें से क्या रेशियो के, बाकी 90 का क्या रेशियो के वो 90 अगले 4 महीने में क्या क्या कदम उठाते हैं? देखिए, बहुत अच्छे से ये कहूँ, थोड़ा पॉजिटिव साइड बताता हूँ। हमारे देश में अगर आप 1980-90 का दशक देखेंगे तो कॉलेजेस के ज़्यादातर प्रोफेसर्स, मीडिया के बड़े पत्रकार, संपादक वो लोग हुए हैं जो यूपीएससी में फेल हुए हैं। आजकल यूपीएससी में, पीएससी में फेल हुआ बच्चा ये सब नहीं कर पाता। कारण ये है कि पिछले समय में जो लोग आईएएस पीएससी की तैयारी करते थे वो एक्चुअली जो चीज़ पढ़ते थे वो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनता था, और इससे अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कुछ होती नहीं है। भैया आपको दुनिया जहाँ की हर चीज़ समझनी है, ताकि वो समझनी है, उसके बारे में अपने विचार बनाने हैं, उसे एक्सप्रेस करना है, बेहतरीन लिखना है, बेहतरीन बोलना है। तो जब आप यूपीएससी पीएससी की तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन तो बहुत छोटी चीज़ है। आपके व्यक्तित्व में जो चेंज आता है, आपका व्यक्तित्व जो बन जाता है, उससे आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन में जा सकते हैं जहाँ पे ज्ञान की और बोलने के कौशल की या लिखने के कौशल की आवश्यकता है। हमारे देश में 90% प्रोफेशन इसी तरह की ज़रूरत से भरे हुए हैं कि अगर कोई व्यक्ति को ज्ञान बहुत अच्छा है, समसामयिक चीज़ों की अच्छी समझ है, गहरी समझ रखता है, विचार उसके अच्छे हैं, आइडिया उसको अच्छे आते हैं, वो अच्छा बोल लेता है, अच्छा लिख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। पर दिक्कत कहाँ हो रही है मैं आपको बताता हूँ। आपका सवाल जहाँ था वहाँ से शुरू करते हैं। 100 बच्चे हमने लिए, 10-12 बच्चे सिलेक्ट हो गए। जो 10-12 बच्चों के बाद जो बाकी के बच्चे हुए, लेट्स सी 80-85-90 बच्चे हैं, इन बच्चों में सबसे पहली बड़ी दिक्कत ये है कि इनमें स्वीकारोक्ति नहीं होती है कि कमी उनमें है। ज़्यादातर बच्चे आजकल जो है खुद को दोष देने के बजाय, परीक्षा खराब हो गई, पेपर लीक हो गया, ये पेपर से कठिन आ गया, इस किताब से बाहर आ गया, वो कोर्ट तक चले जाते हैं। अगर आप में स्वीकारोक्ति होती कि आप में ये कमी रह गई तो आप तुरंत अगले साल के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है। तो बहुत सारे बच्चे एक्टिविस्ट बन जाते हैं फेल होने के बाद, और जीवन बर्बाद, क्योंकि एक बार आप एक्टिविस्ट के राह पे गए तो उसके बाद तो आप स्टूडेंट बचे नहीं। दूसरे बच्चे ये होते हैं कि वो उन्होंने जो मेहनत की है उस मेहनत को इमोशनली ले लेते हैं कि मैंने इतना कुछ किया और मुझे नहीं मिला, अब मुझे नहीं करना है। तो ये जो दूसरी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इस दूसरी बड़ी चीज़ के कारण बहुत सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो एक्चुअली अपना बहुत सारा वक्त बर्बाद कर देते हैं। डिप्रेशन आजकल उनको बड़ा अच्छा लगता है, पीड़ित कार्ड खेल लेते हैं कि मेरे साथ तो गलत हुआ, मैंने तो बहुत मेहनत की थी, तो आपने देखा वो 10 घंटे पढ़ रहे थे फिर भी हमको रिजल्ट नहीं मिला। तो नंबर 1 एक्टिविस्ट नहीं बनना है, नंबर 2 पीड़ित कार्ड नहीं खेलना है। आप इतने सोचने समझने वाले व्यक्ति हैं तो अगर आप फेल हुए, पेपर उठाइए, अपनी कमियां देखिए,
और उन कमियों को ईमानदारी से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ गुंजाइश है। अगर आपको गुंजाइश दिख रही है तो दूसरा अटेम्प्ट दीजिए, और अगर आपको एक भी गुंजाइश नहीं दिख रही है तो 1 मिनट भी पीएससी यूपीएससी में बर्बाद मत करिए। जीवन में और भी बहुत कुछ है करने को। जैसा मैंने कहा कि क्या करना चाहिए, यहाँ 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ जब बच्चा तैयारी करने आता है कि अपना एक एग्जिट डेट रखो। एग्जिट डेट का मतलब ये है कि जिस दिन आप तैयारी कर रहे हैं वो तो आपको पता है, एक कागज पे लिखो कि किस दिन तैयारी छोड़ दोगे, चाहे हो या ना हो। जिस बच्चे ने एग्जिट डेट लिख ली वो वक्त बर्बाद नहीं करता। नंबर 2, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई अगर तुम पढ़ रहे हो तो वो तुम्हारे दिमाग को लगना चाहिए। ऐसा नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं है कि तुमने पढ़ लिया पीएससी में काम आया तो ठीक है, नहीं तो किसी काम का नहीं है। तो नंबर 1 तो एग्जिट डेट लिखो, और 2-3 बार से ज्यादा ही परीक्षाओं को नहीं देना चाहिए। अगर आप एक बार फेल हुए, गलतियां सुधारें, दूसरा बार, तीसरी बार अगर आप 2 बार में भी अपनी गलतियां नहीं सुधार पा रहे हैं तो आप केवल वक्त बर्बाद कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक एग्जिट डेट लिखिए, दूसरा 3 बार से ज्यादा इस एग्जाम को मत दीजिए, और तीसरी मैं सबसे बड़ी सलाह दूंगा, ये जो चीजें हैं इन्हें पढ़िए नहीं, इन्हें जीना सीखिए। आप जो चीजें अगर भारत के इतिहास को समझ रहे हैं तो इतिहास को अपने दिमाग का हिस्सा बना दीजिए। संविधान विशेषज्ञों की कितनी आवश्यकता है। यूपीएससी के लिए जो आप संविधान पढ़ते हैं वो तो इस देश के बड़े संविधान विशेषज्ञों से जाता है। अगर आपका पीएससी यूपीएससी में नहीं हुआ तो आप उससे बेटर काम कर लेंगे। और मैं हमेशा उनको कहता हूं कि आपका लक्ष्य होना चाहिए कि या तो यूपीएससी क्रैक कर लेंगे या जीवन में उससे कुछ बेहतर कर लेंगे। जिस दिन आप इस अप्रोच के साथ पढ़ाई करते हैं और जो पढ़ते हैं वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, उस दिन आप कभी निराश नहीं होते। आज के समय में बहुत सारे लोग आपको इंदौर में मिलेंगे जो पिछले 2 दशक से लगे हुए हैं। कभी आपने सुना होगा कोई पीएससी चाय वाला, पीएससी लाइब्रेरी वाला, ये सब आ जाते हैं। तो एक तो ये है कि व्यक्ति ने उस चीज में वो खुद प्रोग्रेस भी नहीं कर रहा और उससे बाहर भी नहीं निकल रहा है। तो नंबर 1, एक्टिविस्ट नहीं बनना चाहिए। नंबर 2, इतना अंधा ना आप हो जाएं कि आपको अपनी कमियां ना दिखें, दुनिया भर में ही कमियां दिखती रहें। नंबर 3, इतनी भी बड़ी चीज नहीं है कि जीवन के 3 साल से ज्यादा इसमें बर्बाद किए जाएं। और आज के समय में ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इंडिया राइज कर रहा है, इकोनॉमिक चीजें राइज कर रही है, जितनी वेतन मिलती है उससे ज्यादा वेतन बाहर चाय वाला उससे ज्यादा पैसा कमा लेता है। तो अगर आपके 3-4 साल आपने दे दिए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बाहर निकलिए, दुनिया उससे बेहतर है। मुझे लगता है कि शायद ये कुछ कमियां रहती हैं। ये कुछ कमियां रहती, लेकिन जिस तरीके से जो आपने कही पटवारी बहुत सारे थे, फिर पहले पटवारी में चले गए। अगर मान लीजिए रिजल्ट और लेट होता तो फिर और ज़्यादा दिक्कत है। तो रिजल्ट को लेके भी एक टाइम बाउंड कम से कम सरकारों को प्लान करना चाहिए कि भैया इस टाइम में हम रिजल्ट दे दें। देखिए, इस समय हम बहुत गर्व से कहते हैं कि भारत युवा आबादी का देश है। हमें थोड़ा सा और गर्व कहें या कुछ और कहें कि वो ज़्यादातर आबादी एस्पिरेशनल है, मतलब वो बड़ी सरकारी नौकरी के ख्वाब देख रही है। एक तीसरा और पक्ष है कि वो सारे के सारे सरकारी नौकरी के लिए सालों से लगे हुए हैं। और ये हमें मानना पड़ेगा कि चाहे टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई हो या यूँ कहें कि एकदम से एप्लीकेंट बहुत बढ़ गए हों, ज़्यादातर परीक्षाएं या तो टाइम पे नहीं हो पाती या उनमें कुछ गड़बड़ी होती है या वो कोर्ट में लटक जाती हैं। तो ऐसी संस्थाएं जिनकी जिम्मेदारी है ये परीक्षाएं कराना, उन संस्थाओं में ऐसे लोग बैठाए जाएं जिन्हें कहा जाए कि जैसे वेंटिलेटर पर बैठे हुए या वेंटिलेटर पर पड़े हुए व्यक्ति को चेक करने वाले डॉक्टर 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। छोटी सी गलती लोगों के जीवन का नुकसान कर देती है, वैसे ही इन संस्थाओं में ऐसे लोगों को बैठाना चाहिए। क्योंकि आप सोच रहे हैं ना कि आप सोचिए, एक आदमी की थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ा सा आलस करोड़ों लोगों के एस्पिरेशन को खत्म कर रहा है। तो इन संस्थाओं को जवाबदेही बनाना चाहिए। हमारे देश में ये संवैधानिक संस्थाएं, अच्छे लोग बैठाइए, उनके पास संविधान में ऑलरेडी अधिकार दिए हुए हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करने दीजिए उन्हें। ये समय पर परीक्षाएं पूरी हो सकती हैं। समय पर परीक्षाएं पूरी हो सकती हैं। कछु समय पहले एक मूवी आई थी 12th फेल, उसके लाने भी आपने बहुत सारा कई बार उसमें लिखे। तो जो मूवी है, एक फिल्म है, एक सच्ची कहानी भी है, लेकिन वो इस तरह की कहानी मोटिवेट करती हैं या जो तैयारी कर रहा है उनके संग गड़बड़ी कर दे रही हैं? देखिए, उसके बारे में देश की राय से मेरी राय थोड़ा विपरीत है। वो चूँकि हमारे देश में बड़ी पॉपुलर फ़िल्म रही है, इस कारण से उस फ़िल्म ने मुझे लगता है कि करीब-करीब कई लाख बच्चों में आईएएस बनने का ख्वाब पैदा कर दिया। और चूँकि उस फ़िल्म की कहानी हम सब जानते हैं, असली कहानी है। और उस कहानी के जो नायक हैं, वो स्कूल में बहुत अच्छे नहीं थे, फ़ेल हो गए थे और उसके बाद वो आगे चल के आईपीएस बन गए।
तो वो हर बच्चा जो पढ़ाई में खराब था, वो उसको लगता है कि वो पक्का आईपीएस बन सकता है। और इस कारण से वो अपना सब झोला उठा करके सामान-वामान बाँध के, घर गिरवी रख करके दिल्ली पहुँच रहा है, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए या इंदौर पहुँच रहा है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, जो बेहद घातक है। क्योंकि फ़िल्म ऐसा नहीं है कि झूठ दिखा रही है, पर फ़िल्म ने जो एक चीज़ दिखाई उस पे किसी ने गौर नहीं किया कि उन्हें सेलेक्ट होने में कई साल लग गए। उसके लिए उन्होंने कई संघर्ष किए। ये जो बच्चे गाँव से निकल रहे हैं, उन बच्चों को ये सवाल पूछना चाहिए कि इनमें से कितना संघर्ष तुम कर पाओगे। और जब वो सेलेक्ट हुए तब वो दौर नहीं था जब इंग्लिश का बहुत दबदबा था। अवेयरनेस का पूरा क्लास क्रिएट हो गया है। इंग्लिश मीडियम की क्लास अलग है, हिंदी मीडियम की क्लास अलग है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये फ़िल्म क्या कर रही है तो बहुत बड़ा नुकसान कर रही है, 2 बहुत बड़े नुकसान कर रही है। पहली तो ये कि वो हर व्यक्ति जो पढ़ाई में खराब है, जो 12th में फेल था, 10th में फेल था, उसको लगता है कि वो दिल्ली जा कर के कोचिंग जॉइन करके वो आईएएस आईपीएस बन सकता है। लाखों में से 10 लाख में से 1 व्यक्ति ऐसा होगा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई में फेल हुआ और उसके बाद वो आईएएस आईपीएस बन जाए। लाखों में से 1 हो सकता है। बाकी सब केवल दिल्ली की कोचिंगों को अमीर बनाएँगे या इंदौर की कोचिंगों को, उनका होना चाहना कुछ नहीं है। फ़िल्म में थोड़ा हल्का-फुल्का एक और प्रसंग है जो मुझे लगता है कि मैं दिल्ली में भी बहुत लंबे समय तक मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर रहता हूँ, जाता रहता हूँ और इंदौर भी जाता रहता हूँ। फ़िल्म ने एक बहुत ही गलत एग्ज़ाम्पल सेट किया कि अगर आपको सफल होना है तो आपके निजी जीवन में प्रेमी या प्रेमिका का होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास मानिए, इस उम्र में, इस तनाव की उम्र में, प्रेशर की उम्र में, स्ट्रेस की उम्र में, अगर आपके पास कोई भी महिला मित्र या पुरुष मित्र है, तो आपकी बर्बादी 100% है। ये सबसे ज़्यादा बाधक है आपके सिलेक्शन में। और ये दोनों चीज़ें फ़िल्म ने गलत एग्ज़ाम्पल सेट कर दी हैं। मनोज शर्मा जी की कहानी बहुत प्रेरणादायी थी, लेकिन उससे हमें जो सीखना चाहिए वो ये सीखना चाहिए था कि उनकी जिद इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने कुछ भी काम किया, बहुत संघर्ष किया। और एक चीज़ जो फ़िल्म से हम नहीं कनेक्ट कर पाए कि ये 2 जनरेशन पहले का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। तब से अब तक एग्ज़ाम बहुत बदल गया है। तो अब तो पहले अगर हो भी जाता होगा कोई बच्चा मेहनत के दम पे, अब नहीं होता। तो अब नहीं होता, तो बहुत सारे बदलाव एमपीपीएससी में, बहुत सारे बदलाव यूपीएससी में और बहुत सारे बदलाव शिक्षा जगत में। तो तमाम सारे जो हमारे दर्शक हैं उनके लाने यही सारे बदलाव, यही सारी जो नई-नई चीज़ें हैं शिक्षा जगत से जुड़ी और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी, ऊखो ज्ञान बढ़ावे वालों जो पूरे को पूरा पॉडकास्ट आपके सामने लक्ष्मी शरण सर के संग है। राम राम।